हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 16 फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ये देखिए, व्हिच अमंग दी प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से प्रोविजंस बोरो किए गए हैं इसमें से? जैसे है आइडिया ऑफ प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इसमें से करेक्ट कोड चूज़ कीजिएगा, सोचिए। और यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, इसमें 1, 2, 5, 6, जिसमें द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये 4 जो प्रोविजन है ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं, ठीक है। एंड जो ये आइडिया ऑफ फेडरलिज्म है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया। एंड द रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अदर प्रोविजंस जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए वो कौन से हैं? जैसे द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यह सभी प्रोविजंस है जो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, व्हिच अमंग फॉलोइंग रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स टू बी अमेंडेड। निम्नलिखित में से कौन से ये अमेंडमेंट्स है जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स भी चाहिए? जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। सोचेगा किसके लिए स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट्स की कॉन्सेंट चाहिए होती है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जिसमें ये 1, 2, 3। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इन प्रोविजंस में कोई भी अमेंडमेंट लाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की और कंसेंट ऑफ स्टेट्स चाहिए होता है, ओके। यहाँ देखिए, और जो ये क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके लिए ओनली सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। अब ये मेजोरिटीज़ है 3 टाइप की। जैसे सिंपल मेजोरिटी, यह क्या है? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, मोर देन 50%, मतलब 50% प्लस 1, ओके। देन ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, इसमें मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इसमें टोटल स्ट्रेंथ के मोर देन 50% होने चाहिए। सिंपल में प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसके 50% से ज़्यादा। और स्पेशल मेजोरिटी में 2 कंडीशंस है। पहला, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। एंड सेकेंड है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ये 2 कंडीशंस चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी में, ठीक। क्वेश्चन 3 देखिएगा, कंसिडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के संदर्भ में, जैसे डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के संदर्भ में देखिए, पहला है इनिशिएटिव, सामने लिखा है पीपल इनिशिएट द लॉज टू बी मेड। देन रेफरेंडम, यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी कॉल्ड बैक। रिकॉल, अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट बी रेफर्ड टू पीपल फॉर द अप्रूवल। देन प्लेबिसाइट, इट इज़ अ डिवाइस by which wishes of the people can be ascertained on political issues। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है देखिएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है इसका बी में क्या है? 1, जो इनिशिएटिव क्या है? पीपल इनिशिएट द लॉज टू बी मेड, दिस इज करेक्ट। देन द 4th, प्लेबिसाइट, डिवाइस बाय विच विशेज ऑफ पीपल कैन बी असर्टेंड ऑन पॉलिटिकल इशूज। ये दोनों सही ऑप्शन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स है। और ये जो ये स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम रेफरेंडम एंड रिकॉल के बारे में। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम इज ए डिवाइस बाय विच अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट इज रेफर्ड टू द पीपल फॉर अप्रूवल। जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो पीपल को रेफर किया जाता है, ठीक है। और रिकॉल में क्या है? रिकॉल इज ए डिवाइस बाय विच द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी कॉल्ड बैक ऑफ द मेजोरिटी इफ द मेजोरिटी विशेस। रिकॉल में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें वापस कॉल बैक किया जा सकता है अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल चाहे तो यह 4 टूल्स है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जिसमें इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट है। और जैसे हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ जैसे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा और राज्यसभा में लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन 4 देखिए, दी प्रियम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स। जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या इंश्योर करता है? जैसे जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और सेकंड है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप ओनली। थर्ड है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ओनली।
4 है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो जो प्रियम्बल है हमारा वह क्या इंश्योर करता है इनमें से, देखिएगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी, जिसमें 1, 2 एंड 4 है, ये 1। तो प्रियम्बल एंश्योर्स जस्टिस, दैट इज 3 टाइप की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देन इट एंश्योर्स लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। और फिर है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इट एंश्योर्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। द प्रियम्बल एंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, 2 टाइप की इक्वलिटी, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल्सो आस्क अस टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। तो यह है प्रियम्बल, प्रियम्बल में लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 देखेंगे, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, जिसमें यह है करेक्ट कोड चूज करना है। फर्स्ट, यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स, Union of India consists of 28 states. Then the territory of India consists of 28 states and 8 union territories. तो सोचिए, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया जो वाइडर कॉन्सेप्ट है उसमें 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। लुक एट इट्स एक्सप्लेनेशन। ये देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन दैट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स। कौन सा, जो ये यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ओनली स्टेट्स होते हैं, और द फॉर्मर इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो द यूनियन टेरिटरीज। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। अब क्वेश्चन 6 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का क्या नेचर है इसमें से, जैसे फर्स्ट है दे आर एनफोर्सेबल एंड जस्टिसेबल, सेकंड दे आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, थर्ड दे आर सैक्रोसेंट एंड एब्सोल्यूट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा नेचर है फंडामेंटल राइट का, देखेंगे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, जिसमें 1 एंड 2, दे आर एनफोर्सेबल, या दे आर एनफोर्सेबल एंड दे आर जस्टिसेबल, ठीक है। ये कैसा है कि आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए, एंड हाई कोर्ट भी 226 के अंडर में, ठीक है। तो ये एनफोर्सेबल है और जस्टिसेबल है। और दे आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स, ये वर्ड याद रखना, ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, नेगेटिवली वर्डेड है, ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। ये एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूर राइट्स है फंडामेंटल, बट स्टेट के लिए नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। और दे आर सैक्रोसेंट और एंड एब्सोल्यूट, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे, देखिए, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिस्ट्रिक्टेड राइट्स, ये एब्सोल्यूट नहीं, रेस्ट्रिक्टेड राइट्स है, दो दे आर क्वालिफाइड। हालांकि अगर पार्लियामेंट इन्हें रेस्ट्रिक्ट करता है तो इसका कारण देना होगा, तो ये क्वालिफाइड ज़रूर है परंतु एब्सोल्यूट नहीं है। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। द पार्लियामेंट कैन रिपील और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, याद रखना है। दे आर नॉट परमानेंट, द पार्लियामेंट कैन टेक अवे देम, ओके। एंड क्वेश्चन 7 देखेंगे अब, कंसीडर द क्वालिफिकेशंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, जैसे फर्स्ट है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज, सेकंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। सोचिएगा, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, ओनली 2, ओनली सेकंड इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस। इसमें क्या है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, याद रखना है, ठीक है। और जो यह है ये ही शुड बी सिटीजन, ओके, बट ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, नॉट दैट ऑफ 30, तो ये रॉन्ग है। देखेंगे, ये देखिए, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल का मिनिमम एज होनी चाहिए, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या है, क्वालिफिकेशंस है राष्ट्रपति ऑफिस के लिए। क्वेश्चन 8 देखिए, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो डीपीएसपीज है उनके नेचर के बारे में देखिएगा। दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट एंड दे एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। सोचिएगा डीपीएसपीज के कौन से नेचर है, ये क्या फीचर्स है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट दे आर नॉट एनफोर्सेबल, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। ये हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, और हालांकि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है। एंड दे आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट,
यह स्टेट को डायरेक्ट करता है स्टेप्स लेने के लिए या पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है। वहीं फंडामेंटल राइट्स क्या है? नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन दी स्टेट एंड दे इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। याद रखना है, दे इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। और फंडामेंटल राइट्स क्या इंश्योर करता है? पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये DPSS SPs के बारे में ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब क्वेश्चन 9 देखिएगा, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें फर्स्ट है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। सेकंड, द राज्यसभा इज ए फेडरल चैम्बर एज इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। सोचिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ये जो है दोनों ये स्टेटमेंट सही है, जिसमें ये देखिए पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड दी प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट साहब है वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। हालांकि वह मीटिंग्स में नहीं बैठते हैं, परंतु पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, राज्यसभा, लोकसभा एंड दी प्रेसिडेंट। और ये राज्यसभा इज ए फेडरल चैम्बर। फेडरल चैम्बर कैसे? बिकॉज इट रिप्रेजेंट दी स्टेट्स इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, ये फेडरल चैम्बर है। जो लोकसभा है वो क्या है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स दी स्टेट्स। तो ये फेडरल चैम्बर है। ओके, ये देखिएगा, एंड राज्यसभा फेडरल चैम्बर है एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर्स। 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के वो एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। एंड द फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर द वैकेंट सीट्स। सो इट मीन्स द राज्यसभा इज ए परमानेंट चैम्बर। राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती है। जहाँ लोकसभा डिजोल्व होती है वहाँ राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती है, परमानेंट चैम्बर है। बिकॉज ओनली 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 10 करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा। सेकेंड है रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। तो चिंतन कीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ है ए, ओनली 1, जिसमें है ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन ओनली राज्यसभा में ही ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बट अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द राज्यसभा और इन द लोकसभा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ये रिमूवल रेजोल्यूशन है ये ओनली राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना है। ये देखिए, ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसे क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस। और प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है फॉर द वियोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यही एक ग्राउंड है जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में ये डिफरेंस याद रखना है। ओके, और आशा करते हैं कि आप ये सभी ध्यानपूर्वक कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।